ओम शांति। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में एक महान विभूति का परिचय आप सबसे कराने के लिए जा रहे हैं। हम आप सभी को बता दें कि हमारे बीच में आज जो विराजमान हैं उनका लौकिक नाम सीताराम मीना जी, और वो किस पद से हमारे बीच में रहे हैं। हमारे जो आज परम आदरणीय सीताराम मीना जी हैं, वो है कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश से रहे हैं। भाई साहब, आपका जन्म जो ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुलभूषण में जो हुआ है, वह लखनऊ से 2015 में सन 2000 में आपका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। और इस रूहानी जीवन यात्रा में चलते चलते आज हमारे इस मथुरा नगरी का सन 2015 में एक भाग्य उदय हुआ कि आपका आगमन ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी, जो कि मथुरा सेंटर के इंचार्ज हैं, उनके माध्यम से आपसे मिलने का हमारा सौभाग्य जागा। उस समय हम आपका कोई परिचय आपसे नहीं करा पाए, परंतु आज पुनः बाबा ने वो सुनहरा अवसर हमें दिया कि आप फिर से आज हमारे साथ में हैं। और आज हम आप सभी को उन महान विभूति जो कि अनुभव से ओतप्रोत हैं, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन के अनुभव, आज हम सब उनके मुखारविंद से, और हमारे साथ में हैं परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी सेंटर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी। तो आज दीदी जी के साथ में बैठे हैं हमारे आदरणीय वीके सीताराम मीना भाई जी। तो आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं और सबसे पहले दीदी जी भाई साहब के लौकिक जीवन के परिचय में जानना चाहेंगे। ओम शांति। भाई साहब, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? आप अपना जन्म स्थान के बारे में बताइए। इस शरीर का जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में हुआ था, जो बाद में नया ज़िला बनने के बाद में करौली ज़िले में पड़ता है। और कुछ अच्छे सुखद संयोग की बात है कि दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, एक मेहंदीपुर बालाजी जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और एक दूसरा श्री महावीर जी जहाँ पर जैनियों के भी एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान का है। इन दोनों के मध्य में करीब हमारा गांव पड़ता है। हमारी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूलों में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज करौली से हमने ग्रेजुएशन किया और राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से हमने एमए इकोनॉमिक्स 1975 में किया। बहुत अच्छा लगा आपका परिचय जान करके। पैसा आप हमको ये बताइए, आप ज्ञान में कैसे आए और आपको ज्ञान में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान के द्वारा ही किया और आपने संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। देखिए, हमारे ज्ञान में आने की जीवन कहानी तो बड़ी लंबी है, क्योंकि इस आत्मा को ये महसूस होता है कि बाबा मेरे पीछे 25 साल से पड़ा था, यानी लगभग 1975 से लेकर के और 2000 के बीच में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हमें बाबा बुला रहा था, संदेश दे रहा था। लेकिन संक्षेप में इतना ही बताना चाहूँगा कि जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे जयपुर, उस वक्त वहाँ पर रामनिवास बाग करके है, एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी को देखने का हमें मौका मिला था, लेकिन उस प्रदर्शनी की कोई बातें हमें याद नहीं रही सिवाय एक बात के, जो कि इस आत्मा की बुद्धि को स्वीकार नहीं हुई। और वो बात थी कि ये बहुत जल्दी विनाश होगा और सारा कुछ बदल जाएगा। तो ये बात बुद्धि ने स्वीकार नहीं की थी, तो केवल यही बात याद रही। तो ये महसूस होता है कि जैसे तब से परमात्मा
इस आत्मा को बुला रहा था, अपना बच्चा बना रहा था। उसके बाद में एक लौकिक के तौर पर ही एक परिवार से ऐसे जुड़ने में हुआ, जिसके बाद में एक बहन जी बाबा की बच्ची बन गई और अब समर्पित हैं आदरणीय रेणु बहन जी, जो अब वर्तमान में वहाँ के हाउसिंग बोर्ड में सेवा स्थान है बाबा का, उसको संभाल रही है। और उसके बाद में फिर हम एक और सर्विस में आए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। वहाँ पर एक हमें भाई मिले जो बाबा के बच्चे थे बचपन से, राजरूप फूलिया जी। उनका हमने रहन सहन खान पान देखा तो उससे हम खासा प्रभावित थे। उसके बाद में वो दूसरे सर्विस में चले गए, लेकिन हम भी उसी में इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में उनके पीछे पीछे चले गए। बाद में उनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया, हमारा भी बाद में आईएएस में सिलेक्शन हुआ। वो हरियाणा काडर में हमसे 2 साल सीनियर रहे, हम यूपी काडर में आ गए, 2 साल उनसे जूनियर रहे, लेकिन वो बीच बीच में हमारे से संपर्क बनाए रखे। उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे मौके मिले जब बहनें, क्योंकि फील्ड में जब भी कोई आईएएस, पीसीएस, आरएएस अधिकारी होते हैं तो उनके यहाँ पर ख़ास तौर से रक्षाबंधन पर या और त्योहारों पर भी आना जाना होता है, तो वो हमें मिलते रहे, बुलाते रहे, काफ़ी इस तरह के मौके हैं। लेकिन इस आत्मा में कुछ नकारात्मक चीज़ें भर गई थी जो कि निकली नहीं, तो उनका निकालने का मौका मिला कानपुर में जब हमारी पोस्टिंग डीएम कानपुर नगर के तौर पर थी। तो उस वक्त आदरणीय गंगे दादी जी, जिनको प्यार से कहते हैं यज्ञ की महान विभूतियों में से और आरंभिक अष्टरत्नों में से एक रही हैं, उनके सानिध्य में और उनके साथ ही काम करने वाली आदरणीय विद्या दीदी जी, उनकी बहुत विशेष तौर पर पालना मिली। उन्होंने कभी हमें कोर्स करने के लिए नहीं कहा, ज्ञान में चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनका आदर्श जीवन और उनकी पालना इस तरह से रही कि 9 महीने के करीब हमारा वहाँ पर पोस्टिंग रही उस पीरियड में। तो तब परमात्मा के घर का एक तो अन्न रोजाना इस शरीर के अंदर पहुँचता था, कुछ उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की थी। और उसके कारण ही महसूस होता है कि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे मन में इच्छा हुई कि मेडिटेशन सीखा जाए। डीएम एंड कलेक्टर रहने के दौरान तो समय कम मिलता है, व्यस्तता बहुत होती है सरकारी कार्यों के देखते हुए, तो इसलिए कभी इच्छा नहीं किया। लेकिन जब सचिवालय में पोस्टिंग हुआ तो हमने आदरणीय गंगे दादी जी से रिक्वेस्ट किया कि दादी जी हमें मेडिटेशन सीखना है। उन्होंने हमें आदरणीय राधा दीदी का नंबर दिया और उनसे संपर्क करने के लिए कहा। उस समय आदरणीय राधा दीदी जी साकार मम्मा बाबा के द्वारा जिस स्थान पर रह कर के सेवाएं दी थी, हजरतगंज लखनऊ, वहाँ पर सेवारत थी ईश्वरीय कार्य में। तो उनके मुखारविंद से इस आत्मा का अलौकिक जन्म हुआ जुलाई 2000 में। और उसके बाद में हमने जब कोर्स पूरा हो गया तो हमें ख़ास तौर से पहला दिन जब दीदी ने हमें आत्मा का परिचय दिया, तो भले ही इस आत्मा ने फिलॉसफी का सब्जेक्ट लेकर के आईएएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन आत्मा परमात्मा के बारे में भ्रम, संशय, कन्फ्यूजन्स बहुत थे। लेकिन पहले ही दिन जब दीदी ने आत्मा का परिचय दिया तो लगा कि ये ज्ञान विशेष है, टू द पॉइंट है, और आत्मा का इतना सरल शब्दों में इतना स्पष्ट परिचय जो दिया तो एकदम से दिल को छू गया। और दूसरे दिन जब परमात्मा की विशेषताओं और परमात्मा की खूबियों, परमात्मा का जब परिचय दिया तो एकदम से बुद्धि को, दिल को, मन को लगा कि अगर परमात्मा हो सकता है तो यही उसका स्वरूप हो सकता है, इसके अलावा और कोई स्वरूप नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो दूसरे दिन ही बाबा ने, परमात्मा ने इस आत्मा को अपना बना लिया। और जैसे ही 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो हमने दीदी से पूछा कि दीदी अब आगे हमें क्या करना है। तो दीदी ने कहा भाई साहब अभी तो आपने केवल वर्णमाला के अक्षर
सीखे हैं जी। और इसी तरह से गिनती के अंक सीखे हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आगे हिसाब किताब भी करना है, कुछ किताबें पढ़नी हैं, यानी आगे का कुछ पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर परमात्मा की मुरली आती है जिसको हम सुबह पढ़ाते हैं। आप वो पढ़िए तो आपके बहुत सारी चीज़ें भी स्पष्ट होंगी ज्ञान की। और आप जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मेडिटेशन सीखने के लिए उसमें और अच्छी विधि आपको मिलेगी। तो जब हमने मुरली को सुनना शुरू किया तो हमारे बहुत सारे संशय, बहुत सारे प्रश्न, वो अपने आप ही उत्तर उनके मिलते गए। यहाँ तक कि हमारे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं उनमें जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान, उनके उत्तर और उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलने लगा। तो इस तरह से हमें परमात्मा से प्यार तो बाद में हुआ, लेकिन परमात्मा की मुरली से पहले प्यार हो गया। और जब मुरलीधर की मुरली से प्यार हो जाए तो फिर वो आत्मा मुरलीधर से तो प्यार करने लगी ही जाएगी, अपने आप स्वतः वो हो गया। इसके अलावा एक बात और मैं बहन जी बताना चाहूँगा कि चूँकि इस आत्मा का अलौकिक जन्म परमात्मा के घर के भोजन से हुआ, क्योंकि लगातार 9 महीने इस शरीर के अंदर परमात्मा के घर का शुद्ध, सात्विक, अच्छे वाइब्रेशंस वाला भोजन किसी न किसी रूप में जाता रहा, तो इसके कारण खान पान सात्विक हो, इसकी धारणा अलौकिक जन्म के बहुत जल्दी ही हमारी शुरू हो गई। और इस तरह से पहले भी हम बाहर का खाना तो कम पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद में हमने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। या तो हम घर का खाना खाते थे या फिर सेंटर पर बहनें जो बनाती थी वो खाना हम फिर खाते थे। तो अभी भाई साहब का हमने अलौकिक जीवन के बारे में सुना, तो अभी हम चाहेंगे कि भाई साहब आज हमें सेवाओं के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेवाओं के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे अलौकिक जीवन में आने में एक तो हमारी लौकिक धर्म बहन हैं आदरणीय रेणु बहन जी, उनका, और एक पहले हमारे साथ में इकोनॉमिक सर्विस में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में थे राजरूप फूलिया जी, तो हम साथ में थे एक ही बैच में। उसके बाद में वो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में चले गए, हम भी उसी सर्विस में चले गए, तो दोनों ने फिर बड़ौदा में साथ ट्रेनिंग की। उसके बाद में वो IAS बन कर के हरियाणा काडर में चले गए, हमसे 2 साल सीनियर हो गए, और IAS में हमारा 2 साल बाद में UP काडर में हो गया। तो इस तरह से उनका भी हमारे जीवन में योगदान रहा, क्योंकि वो हमें बराबर संपर्क में बनाए रखते थे। और उसके बाद में जैसा कि बताया, जैसा अन्न वैसा मन हमारा होना ही था। और उस तरह से हमारे अलौकिक जीवन में जो परमात्मा मर्यादाओं का बताते हैं, तो उन मर्यादाओं का समावेश धीरे धीरे करके अपने आप ही होता चला गया। हमें कोई किसी प्रकार की मेहनत अधिक नहीं करनी पड़ी। और ये महसूस होता है कि हमने कभी भी प्रयास करके अलौकिक सेवाएं नहीं की, लेकिन बाबा ने किसी ना किसी तरह से, वो करण करावनहार है, सेवाएं कैसे किसी आत्मा से लेना है वो करा लेता है। उस तरह से हमारे से भी जहाँ कहीं पर भी बहनें हमें आमंत्रित करती, बड़े हमें कहते, वहाँ पर हम सेवा देने के लिए चले जाते थे, क्योंकि हमने शुरू में ही जो बाबा मुरली में कहता है, तो हाँ जी का एक बात हमने अपने जीवन में अपना ली कि हमें जहाँ कहीं से भी कुछ इस तरह से कहता है, बाबा का संदेश समझ करके हम सेवाओं में चले जाते हैं। तो उस हाजी के रोल के कारण कुछ परमात्मा ने उस तरह का संयोग किया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारी मुख्य कर्म भूमि रही, वहाँ पर, बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों के हिसाब से, ख़ासतौर से निर्वाचन के कार्यों में ऑब्जर्वर बन के विभिन्न स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में तो थे ही, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पंजाब, तो इस तरह से बहुत जगहों पर मध्य प्रदेश जाना आना हुआ। और उस तरह से भी सेवाएं हमसे बाबा लेता रहा और हम बाबा की पालना लेते रहे। तो ये आत्मा सौभाग्यशाली है कि
अधिकांश जो वरिष्ठ दादियाँ हैं उनसे लेकर के और वरिष्ठ दीदियों की पालना इस आत्मा को मिली, वरिष्ठ भाइयों की पालना इस आत्मा को मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो सभी बड़ी जो दीदियाँ हैं उनकी पालना पाने का अवसर हमें मिला। बहुत अच्छा। और अभी वर्तमान में हम प्रशासकीय सेवा प्रभाग है जो RERF राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के तहत 20 विंग हैं, उनमें से एक विंग एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्विस विंग है, उसके लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं। तो उसके जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भी जाने का, भाग लेने का मौका मिलता रहता है और बाबा सेवाएं कराता रहता है। सन 2015 में भी आप इधर आए थे और आदरणीय दीदी के साथ में मिलकर के आपने मथुरा के अंदर भी प्रशासनिक कार्यक्रम कराए थे, मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी कराए थे। काफ़ी इस धरनी पर भी आपने आकर के सेवाएं दी हैं और बीच बीच में आप देते रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सेंटर के जुड़े सभी सेवाधारी भाई बहनों के लिए आप 2 शब्द कुछ कहें। एक बात तो आपने भी कहा, दीदी ने भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो प्रशासकीय वर्ग की सेवाएं हैं उसमें प्रशासनिक सेवा प्रभाग को ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसलिए मानेंगे क्योंकि अधिकांश जिलों में जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो हैं जिलाधिकारी। कहीं पर उनको DC के तौर पर कहते हैं, कहीं उनको कलेक्टर कहलाते हैं, कहीं वो DM, कहीं पर उस तरह से अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन मुख्यतः पूरे ज़िले के प्रभारी वही होते हैं जिनके मातहत सारे विभाग काम करते हैं। तो उनके सेवा जब करेंगे तो बाकी के सारे विभागों की सेवा एक तरह से स्वतः हो जाती है। उस हिसाब से जितने भी जिला के प्रशासकीय अधिकारी हैं उनमें से जैसे कलेक्टर हो गए, वहाँ के UP के हिसाब से मुख्य विकास अधिकारी दूसरे नंबर पर आमतौर पे आते हैं। फिर जितने भी ADMs हैं वो हैं, फिर विभिन्न विभाग हैं उनके अधिकारीगण, तो वो भी हर एक विभाग का एक मुखिया जैसे होता है जिला अधिकारी, तो उनकी भी सेवाएं उसमें हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस के स्टाफ की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आमतौर पर आप भी अपने अनुभव से जान गए होंगे कि प्रशासकीय अधिकारियों के तो स्थानांतरण आमतौर पर होते रहते हैं। कोई अधिकारी 6 महीने भी रहता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, अधिक से अधिक 4-5 साल से ज़्यादा कोई भी अधिकारी एक ज़िले में नहीं रहता। लेकिन जो उनका स्टाफ है, ज़िले का स्टाफ परमानेंटली उसी ज़िले में रहता है, सेवा शुरू करता है तब से और सेवानिवृत्त होते हैं तब तक। कुछ ही उनमें से होते हैं जिनके दूसरे ज़िले में कहीं स्थानांतरण हो जाए, बाकी के वहीं उसी ज़िले में रहते हैं। तो उस स्टाफ की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ही बहुत सारी बातें जो भी वहाँ पे अधिकारी आते हैं उनको बताते हैं। पूर्व के कौन कौन अधिकारी थे, क्या करते थे, किससे मिलते थे, किसके यहाँ आना जाना होता था, किस संस्था से उनका आना जाना था, रेपो अच्छा था। तो उस तरह से बहुत सारी बातें वो अपने अधिकारियों को बताते हैं और उसके आधार पर वो अधिकारी बहुत बार उनकी बातों को सुन करके और उस हिसाब से भी अपने निर्णय लेते हैं। कहीं कहीं किसी भी संस्था, किसी भी जगह पर कहीं जाना आना हो तो उस हिसाब से उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक होता है। और आजकल ये तो है ही कि परमात्मा ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि आगे आने वाला समय बहुत नाजुक आने वाला है। और जैसे अभी पिछले 2 साल से कोरोना का पीरियड रहा, तो कोरोना में सरकार के शासन के जितने भी आदेश निर्देश होते थे उनको मुख्यतः क्रियान्वित करने के लिए जो जिम्मेदार होते थे वो होते थे जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी और स्टाफ बाकी के और दूसरे विभागों उन सब के माध्यम से इन सब को क्रियान्वित करते थे, व्यवस्थाएं करते थे। चाहे उनको ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था करना है, चाहे और दूसरी दवाइयों की व्यवस्था करना है और दूसरी चीज़ों का करना है, तो इधर उधर से कहीं से भी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का काम जो है वो जिलाधिकारी की देखरेख में ही होता है।
तो इस वर्ग की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनको पर्याप्त सम्मान भी मिले। और ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कोई सेवा के लिए ही बुलाएं, लेकिन उनको अपने यहाँ पर भी बुलाएं, उनके यहाँ पर भी जाएं। और अच्छा होगा कि छोटे छोटे गेट टुगेदर्स, जैसे उनको बुला करके लंच पर कभी बुलवा लिया, कभी डिनर पर बुलवा लिया, कभी कोई हमारे यहाँ पर विशेष कार्यक्रम होता है, विशेष अभियान हमारे होते हैं, त्योहारों पर कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो कार्यक्रम में ही हिस्सा लें, लेकिन कभी ब्रह्मा भोजन पर, कभी उनको लंच पर, कभी डिनर पर, कभी नाश्ते पर, कभी वैसे ही कोई बाहर से हमारे वरिष्ठ भाई बहनें आते करते हैं, तो उनके साथ में उनसे मिलवाने का, कोई कार्यक्रम हो या ना हो, उनसे 5 मिनट 10 मिनट ही उनसे मुलाकात करवा दें। तो ये सेवाएं हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ भाई बहनें आते हैं उनकी किस बात से, उनके किस अनुभव से उस आत्मा को टच हो जाए और वो अपना भाग्य बदल दे और परमात्मा के साथ जुड़ कर के अपना भी, उनसे जो परमात्मा सबका पिता है, उनसे अपना हक भी ले ले और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसका हक दिलवा दें, या जहाँ पर वो काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में उनके साथ में साथी कर्मचारी हैं, उनका भी भाग्य बनने का मौका मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाई साहब, आपने सेवाओं के लिए प्रेरित किया, बहुत अच्छा लगा। हम हर हालत में इसी तरह से सेवाएं करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा भाई साहब का। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज भाई जी का, आदरणीय कृष्णा दीदी जी का, और सबसे ज़्यादा तो परमपिता परमात्मा शिव पिता और हमारे ब्रह्मा बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया हमारे ओम शांति। अथक सेवाधारी, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय माननीय सीताराम मीना जी, जो कमिश्नर पद से रहे हैं, आज आप हमारे बीच में हैं, ये हमारा परम 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 सौभाग्य है। और जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, आज उनको प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा करने का जो अनुभव आपने उस लाइफ में रह कर के प्रैक्टिकल जो अनुभव में किया है और वो आज हमें सुनने को मिला है, ये हम सभी का बहुत ही सौभाग्य है। दीदी जी 2007-8 में आगरा के कमिश्नर भी रहे थे। जी, आगरा मंडल के कमिश्नर भी आप रहे हैं। तो और भी हम आगे आपके जो बहुत सारे अनुभव हैं, बीच बीच में बस कोशिश करेंगे कि हमें आपके अनुभव मिलते रहें, जो कि उससे हम लाभ उठाएं और प्रशासनिक सेवाओं करने में हमें मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।